ध्यान से देखना। मान लो ये कॉर्नर पे एक बैरियर आ गया, तो ये वेव जो पास हो रही थी ना, तो बैरियर से आगे तो जा नहीं पाएगी, तो यहाँ से बेंड हो जाएगी ऐसा। तो इसकी डायरेक्शन क्या हो गई, चेंज। दिस बेंडिंग ऑफ वेव्स, this bending of waves at the corners is called diffraction. Is called diffraction. जैसे डिफ्रैक्शन फेनोमेना के एग्जांपल दे देता हूं तुम्हें, डेली लाइफ एग्जांपल्स। जैसे कोई डोर है और उस डोर में एक छोटा सा होल है, और ये डार्क रूम में अगर है, तो इससे जब लाइट क्रॉस करती है तो यहाँ पे साइड्स में बेंड हो जाती है। तो अगर किसी कमरे के अंदर लाइट आ रही हो तो हम देख सकते हैं उसमें साइड से बेंड होते हुए लाइट दिखती है हमें। लाइट कमिंग फ्रॉम अ होल, फ्रॉम या थ्रू अ होल इन अ डार्क रूम। ठीक है। अगर इफ देयर वाज नो वेव नेचर इन द लाइट, तो क्या होता, ये बेंड नहीं हो पाती, स्टॉप हो जाती। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई लाइट सोर्स है हमारे पास, फॉर एग्जाम्पल एक बल्ब मैंने लिया है, अगर मैं इसके अंदर बोलूंगा कि सिर्फ वेव नेचर है, वेव नेचर नहीं है, सॉरी, सिर्फ लाइट का पार्टिकल नेचर है, तो अगर बैरियर कोई रखूंगा मैं, तो जितने भी पार्टिकल्स इसके सामने होंगे वो सारे के सारे स्टॉप कर जाएंगे, है ना। और स्टॉप कर जाएंगे तो एक शेडो मिलेगी, यहाँ पे क्या मिलेगी, शेडो। और ये शेडो कैसी होनी चाहिए, हमेशा स्ट्रेट, ऑलवेज स्ट्रेट। लेकिन जब रियल में हम लोग कभी भी शेडो देखते हैं किसी ऑब्जेक्ट की, कोई भी ऑब्जेक्ट की अगर हम शेडो देखते हैं, ठीक है, मान लो हमारे पास कोई यहाँ पे लाइट सोर्स है जो लाइट दे रहा है, बल्ब है या कोई और दूसरा लाइट सोर्स है, ये लाइट सोर्स, और ये लाइट सोर्स है जो है वो वेव्स के फॉर्म में दे रहा है। तो अगर वेव्स के फॉर्म में वो लाइट सोर्स एमिट करेगा, तो क्या होगा, अगर कोई भी उसके सामने बैरियर आएगा, तो बैरियर के आने पे लाइट जो है वो कैसी हो जाएगी, बेंड होती चली जाएगी। और जब बेंडिंग होगी लाइट की, तो कुछ इस तरीके से वो आगे बढ़ेगी, लाइक दिस। तो यहाँ पे जो शेडो मिलेगी ये कैसे मिलेगी, हमेशा शेडो किसी कैसी मिलती है हमें, टिल्टेड शेडो मिलती है। शेडो विल बी टिल्टेड और बेंड, है ना। तो शेडो ऑफ वेव्स इज बेंड और टिल्टेड। टिल्टेड शेडो मिलती है, जैसे तुमने देखा होगा सनलाइट जब तुम्हारे ऊपर पड़ती है, ऐसा नहीं होता तुम्हारी शेडो बिल्कुल सीधी बने, ऐसा। अगर एंगल सन का कुछ अलग है, तो जब भी सनलाइट तुम्हारे ऊपर से गुजरती है तो वो बेंड होकर के गुजरती है, इसलिए शेडो हमेशा बेंड बनती है। तो कभी भी लाइट क्रॉस करती है किसी भी बैरियर को, तो लाइट हो या दूसरी कोई वेव्स हो, चाहे वो साउंड वेव हो, एक्स रेज हो, गामा रेज हो, कोई भी वेव्स हो, रेडियो वेव्स हो, उनकी एक टेंडेंसी होती है बेंड होने की। दिस बेंडिंग ऑफ वेव्स इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन। नाउ हम लोग लाइट के ऊपर फोकस करेंगे। इसमें जिसको कुछ भी लिखना है वो नोट कर सकता है, जो बच्चे लेट आए हैं। कंटिन्यूएशन ऑफ द लास्ट क्लास है।
हम लोग डिफ्रैक्शन पढ़ रहे थे, उसमें दो पॉइंट्स मैंने और ऐड किए हैं। पहला पॉइंट ये ऐड किया है कि बेंडिंग ऑफ वेव्स जो है बैरियर से, अगर वेव के फॉर्म में तो कैसे दिखेगा। तो एक वेव स्ट्रेट जा रही थी, सामने एक बैरियर आ गया, तो बैरियर आने पर वो कॉर्नर से बेंड होकर नीचे चली गई, दैट इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन। डेली लाइफ एग्जांपल्स में क्या है, कि दूर है उसमें छोटा सा अगर होल होता है, एक छेद होता है, तो हम डार्क रूम में लाइट को पास होते हुए देखते हैं, साइड से बेंड होते हुए लाइट आती है, हमें दिख जाता है कि लाइट एक अलग पैटर्न से आ रही है। ठीक है। नेक्स्ट है शैडो। अगर पार्टिकल नेचर होता तो हमेशा एक स्ट्रेट शैडो बनती है, मतलब पार्टिकल सीधे सीधे स्टॉप हो जाते, पार्टिकल्स तो बेंड नहीं हो सकते ना। लेकिन चूंकि वेव नेचर होता है, इसीलिए चाहे लाइट हो या दूसरी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हो, उनसे जो शेडोज बनती हैं वो हमेशा कैसी होती हैं, टिल्टेड या बेंट शेडोज होती हैं। वो अब उनके, जैसे अगर ये हमारे पास बैरियर है और वेव्स जो है वो इस तरीके से आ रही है, लाइट रेज इस तरीके से आ रहे हैं सोर्स से, तो बिल्कुल सीधे सामने शैडो नहीं बनेगा, टिल्टेड शैडो बनेगा, बिकॉज लाइट रेज जब यहाँ से पास करेंगी तो ऐसे बेंड होकर के आगे निकलेंगे, इनका कुछ एक एंगल बन जाएगा। ये एकदम स्टॉप नहीं होती है, बेंड होकर के निकल जाती है। सिर्फ वही स्टॉप होगी जो बिल्कुल सामने पड़ जाएंगी, कॉर्नर्स वाली बेंड हो जाएंगी, एट द कॉर्नर्स दे विल टेंड टू बेंड। तो ये चीज थी। नेक्स्ट है लाइट के बारे में, अब हमें पता चल गया। लाइट जो है, सनलाइट जो है, जो हमारे पास सनलाइट हो या व्हाइट लाइट जो है, जो विजुअल रेंज के अंदर आती है, लाइट इज कंक्लूडेड एज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। कैसी रेडिएशन? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। और मैंने तुम्हें बताया था ट्रांसवर्स वेव और नॉन मैकेनिकल वेव्स क्या होती है। लाइट इज अ ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव वो होती है जिसमें जो लाइट के प्रोपोगेशन की डायरेक्शन है वो उसके कंपोनेंट्स के परपेंडिकुलर है, उसको बोलते हैं ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स वेव मींस लाइट जो है अगर इस डायरेक्शन में जा रही है, तो इसके जो कंपोनेंट्स हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, वो इसके परपेंडिकुलर हैं, और आपस में वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर भी हैं। इसको भी बना के दिखाया है मैंने तुम लोगों को। कहाँ पे दिखाया है ये सब? ये सब प्रैक्टिस सीजन्स में दिखाया है, तो उसका भी यहाँ पे यूज हो जाएगा। मीन्स अगर लाइट इस एक्स डायरेक्शन में जा रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसके परपेंडिकुलर है और मैग्नेटिक फील्ड भी इसके परपेंडिकुलर है। इलेक्ट्रिक फील्ड इस लाइट के परपेंडिकुलर वाई डायरेक्शन के अंदर है, ये वाई डायरेक्शन है। और जो मैग्नेटिक फील्ड बी से डिनोट करते हैं, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड, ये इनवर्ड एंड आउटवर्ड इसके लोब हैं। एक लोब इसका इनवर्ड जा रहा है, ये वाला जेड एक्सिस पे, एक बाहर आ रहा है लाइक दिस। तो दिस इज कॉल्ड ट्रांसवर्स वेव। जबकि जो साउंड होता है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है, वो भी तुम्हें समझाया। लॉन्गिट्यूडनल वेव का मतलब क्या होता है? जिसमें हम वेव के प्रोपगेशन की डायरेक्शन को, ये हमारे एयर पार्टिकल्स हैं, दीज आर एयर पार्टिकल्स, है ना, ये दीज आर एयर पार्टिकल्स। अब हम जब बोलते हैं, मान लो ये साउंड सोर्स कोई एस है, तो इससे जो साउंड निकलेगा वो इधर ही डायरेक्शन में प्रोपेगेट करता है, और एयर के पार्टिकल्स जो है, जो मीडियम है, वो भी इधर चलता है, तो दोनों एक ही डायरेक्शन में है। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं, देन वी विल कॉल इट लॉन्गिट्यूडनल वेव। ये एस सोर्स है साउंड का, दिस इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव। और साउंड के लिए एक मीडियम की रिक्वायरमेंट है, बिना मीडियम के साउंड प्रोपगेट नहीं हो पाता। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के लिए कोई भी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती, इसीलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को नॉन मैकेनिकल वेव्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉन मैकेनिकल वेव्स। कोई भी इसके लिए मीडियम या मैटर की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एनर्जी है, ये होल पैकेट्स ऑफ एनर्जीज हैं जो वेव के फॉर्म में जा रहे हैं यहाँ पे।
एंड इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड इनके अंदर कंपोनेंट्स हैं। तो दो चीजें याद रखना है, एक तो ट्रांसवर्स वेव्स है, दूसरी है ये नॉन मैकेनिकल वेव्स। नॉन मैकेनिकल वेव्स का मतलब है इसके अंदर कोई भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है। लिख लेंगे, दे डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर प्रोपिगेशन। प्रोपिगेशन मतलब आगे बढ़ने के लिए, है ना, प्रोपगेट करने के लिए, ट्रेवल करने के लिए। ट्रेवल करने के लिए इनको कोई भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है। एंड तुम्हें एक और बात ध्यान रखनी है, जब इनको मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है तो दे कैन इजीली ट्रेवल इन वैक्यूम। वैक्यूम में भी ये उसी तरीके से ट्रेवल करते हैं जैसे बाकी जगह। मीडियम का थोड़ा इफेक्ट पड़ता है स्पीड ऑफ लाइट पे, तो भी यहाँ पे हम लोग उसको कंसीडर नहीं करते कि हमारे सामने जितना भी चीज है या तो वैक्यूम है या एयर। ठीक है, तो उसके लिए हम लोगों को इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। फिर से याद रखना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है लाइट, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है उसके अंदर। तो जैसे हमने वेवलेंथ पढ़ाया था, वेव नंबर पढ़ाया था, वेव वेलोसिटी पढ़ाई थी, ये सारी चीजें पढ़ाई हैं तुमको। उसको देख के तुम्हें बताना है कि अगर कोई लाइट है तो उसके अंदर भी ये सारी जो हमारे पास ईएमआर है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसके अंदर भी क्या होगी, उसके अंदर भी क्या होगी, स्पीड होगी, फ्रीक्वेंसी होगी, है ना, उसके अंदर वेवलेंथ भी होगी, एटसेट्रा, सारी की सारी उसके अंदर भी प्रॉपर्टीज होगी। है ना, रेडिएशन मतलब क्या है, वो एनर्जी के जो भी एनर्जी है वो इन द फॉर्म ऑफ वेव्स है, इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, रेडिएट हो रही है, उससे निकल रही है बाहर। किस चीज से निकल रही है, मान लो कोई हमारा लाइट सोर्स है, कोई हमारा रेडिएशन सोर्स है, फॉर एग्जांपल यूवी रेज कहीं से निकल रही हैं, कोई यूवी लैंप है, या कोई इंफ्रारेड सोर्स है, कोई हीटिंग सोर्स है जो इंफ्रारेड रेडिएशन दे रहा है, दैट इज कॉल्ड सोर्सेज। एंड रेडिएशन का मतलब उससे एनर्जी एमिट हो रही है इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, दैट इज कॉल्ड रेडिएशन। उसकी स्पीड होगी, उसकी फ्रीक्वेंसी होगी, उसकी वेवलेंथ होगी, बिकॉज ऑल दीज आर इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, ये सारे के सारे वेव्स के फॉर्म में। अच्छा, स्पीड ऑफ वेव को v से लिखते हैं, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के लिए उसको c से लिखते हैं। और फॉर ऑल द ईएमआरस, फॉर ऑल द ईएमआर c की वैल्यू कितनी होती है बोलो, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। फ्रीक्वेंसी निकाल लोगे, क्वेश्चन में गिवन रहेगी। वेवलेंथ लैम्डा भी हमें डेटा गिवन रहेगा या निकालना होगा, या फिर क्वेश्चन में इसको पूछा जाएगा। सिमिलरली फ्रीक्वेंसी के लिए भी सेम होता है। अब स्पीड जो है वो कभी चेंज नहीं होती, दैट इज ऑलवेज नोन। तो स्पीड जो होती है वो हमेशा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, ईएमआर की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्यों बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के कंपोनेंट से बनी होती है, जिसका कि फोटो यहाँ पे बना हुआ है। इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, एक मैग्नेटिक फील्ड होती है। इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस भी मैंने कराए थे, एक क्वेश्चन वापस से करा दे रहा हूँ। अच्छा, एक फॉर्मूला जो लिख लेना है वो लिख लो। फॉर्मूला जो है C = न्यू लैम्डा, वेयर C जो है स्पीड ऑफ लाइट। यस, रिफ्रैक्शन में स्पीड चेंज होती है, क्योंकि जब भी लाइट, वो रिफ्रैक्शन एक्चुअली लाइट के लिए है, सिंपली लाइट रेस के लिए। फिजिक्स में रिफ्रैक्शन पढ़ना है यहाँ पे नहीं। रिफ्रैक्शन का मतलब होता है जब किसी भी मीडियम से लाइट पास करती है तो नॉर्मल से बेंड हो जाती है डिपेंडिंग अपॉन दी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल, और जब इससे पास करेगी तो फिर जो है इस तरीके से मुड़ के चली जाएगी, दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। इट इज पासिंग थ्रू द मीडियम। और डिफ्रैक्शन में क्या होता है, बैरियर आने पे बेंड हो जाती है, अंदर से पास नहीं करती है, दोनों में डिफरेंस है। तो रिफ्रैक्शन में तो स्पीड ऑफ लाइट चेंज हो जाएगी जब वो मीडियम बदल जाएगा।
अच्छा, हमने जो है यहाँ पे मीडियम की बात ही नहीं करनी, क्योंकि हमारे लिए मीडियम वैक्यूम है या फिर एयर है, जिसमें दोनों में स्पीड हम 3 × 10⁸ लेंगे। ऑलवेज यू हैव टू टेक इन द केमिस्ट्री 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, नो नीड टू पैनिक। सी जो है वो स्पीड ऑफ लाइट है, न्यू जो है, सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, वेलोसिटी। हाँ वेलोसिटी है। और वेलोसिटी में बस डायरेक्शन साथ में आ जाएगी, स्पीड जो है वो मैग्नीट्यूड है। न्यू जो है वो फ्रीक्वेंसी ऑफ ईएमआर और लाइट, फ्रीक्वेंसी ऑफ ईएमआर और लाइट। ईएमआर का ही एक टाइप है लाइट, अभी बताऊंगा ईएमआर में क्या क्या आता है। लैम्डा जो है वो क्या है, वेवलेंथ, वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या फिर लाइट का। ठीक है, अब लिखेंगे टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कोई पार्टिकल्स नहीं है, इनके पास मास नहीं होता है, दीज आर ओनली एनर्जी, these are the waves which carry energy, types of electromagnetic radiation। पर तुम्हें जो पता है कि सर ये लाइट होती है ना, रेडिएशन? रेडिएशन का मतलब है वेव, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का मतलब है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। लाइट इसका एक टाइप है, लाइट इज ए टाइप ऑफ ईएमआर। सिर्फ लाइट ईएमआर नहीं होती है, एक्स रेज, रेडियो वेव्स, गामा रेज, है ना, यूवी रेज, इंफ्रारेड, सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। उसमें से जो आंखों से दिखती है उसको हम लाइट बोलते हैं, समझ में आया? यस सर। हाँ, लाइट इज ए टाइप ऑफ या फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ध्यान से सुनना, ईएमआर में क्या क्या आता है। ईएमआर में जो है हमारे पास सबसे ज्यादा जो एनर्जी वाली है वो है कॉस्मिक रेज, ये यूनिवर्स से आती हैं। ठीक है, उसके बाद आता है गामा रेज। गामा रेज इलेक्ट्रो, जो गामा रेज है ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, ईएमआर है, बट ये न्यूक्लियर रेडिएशन से निकलती है, न्यूक्लियर रिएक्शन से एमिट होती है। जैसे यूरेनियम को हमने डिके किया, जो एटॉमिक बॉम्ब बनाने में यूज होता है, या एटॉमिक न्यूक्लियर प्लांट्स बनाने में यूज होता है, जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। एक्स रेज के बाद आती है अल्ट्रा वायलेट रेज, अल्ट्रा वायलेट रेज, इसमें सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी है, कॉस्मिक रेज की। फिर गामा रेज, फिर एक्स रेज, फिर यूवी रेज, तो ग्रेटर देन का निशान लगा है। उसके बाद आता है विजिबल, जिसको हम लाइट बोलते हैं, विजिबल लाइट, दिस इज आवर लाइट, जिसको हम लोग स्पेसिफिकली अभी तक पढ़ रहे थे। विजिबल के बाद आती है इंफ्रारेड, इसकी एनर्जी विजिबल से भी कम होती है, रिमोट वगैरह में इसका यूज करते हैं। फिर आता है माइक्रोवेव, जो माइक्रोवेव ओवन वगैरह में यूज करते हैं, कुछ कंट्रीज में इससे इंटरनेट भी यूज किया जाता है। फिर आती है रेडियो वेव्स, जिनसे कि हम तमाम तरीके के सिग्नल्स यूज करते हैं, बहुत तरीके के सिग्नल्स, हर जगह पे इसका यूज है। तो रेडियो वेव्स ये हमारा कंप्लीट एक ईएमआर का ग्रुप है, जिसमें एनर्जी सबसे ज्यादा है कॉस्मिक की, सबसे कम है रेडियो की। ठीक है, तो देख लें एनर्जी जो है इस तरफ बढ़ रही है, इस तरफ एनर्जी इज इंक्रीजिंग। और जिसकी एनर्जी ज्यादा होती है उसकी फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा होती है, इसकी फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा है कॉस्मिक रेज की। फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट, मतलब रेडियो वेव से कॉस्मिक रेज तक एनर्जी बढ़ रही है। लेकिन वेवलेंथ जो है वो उसका अपोजिट रिलेशन होता है एनर्जी और फ्रीक्वेंसी से। वेवलेंथ इज इंक्रीजिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। सबसे ज्यादा वेवलेंथ रेडियो वेव्स की होती है, सबसे कम हार्मफुल रेडियो वेव्स हैं। विजुअल लाइट तो वैसे भी नहीं हार्मफुल है, विजुअल लाइट ये लेफ्ट वाली जिनकी एनर्जी ज्यादा है, दीज आर हार्मफुल रेज, दीज आर कॉल्ड आयनाइजिंग रेज। ये ह्यूमन सेल्स को आयनाइज कर सकती हैं। जो भी एटम्स होंगे हमारे अंदर, जितने भी ऑर्गन्स हैं, जितना भी मेरा मटेरियल है हम लोग का, सब तो किससे बन के बना है,
एटम्स से मिलके बना है, उनको ही आयनाइज कर देंगी। दीज आर कॉल्ड आयनाइजिंग रेज। दीज आर हार्मफुल फॉर द ह्यूमन बींग्स ऑल्सो। इसीलिए इनका एक्सपोजर सेफ नहीं माना जाता है। दीज आर हार्मफुल रेज। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ते हैं। तो देखो, सबसे पहले जो है उसकी अगर बात करें तो शुरू में काफी कम फ्रीक्वेंसी वाली रेज हैं, लाइक दिस। थोड़ा सा बढ़ा, थोड़ा और बढ़ा, थोड़ा और, इसे बढ़ाते गए, बढ़ाते गए, बढ़ाते गए, बढ़ाते गए, बढ़ाते गए, बढ़ाते गए, ऐसा। तो देखो यहाँ जो स्टार्टिंग वाला है, एक स्टार्टिंग वाला, तो ये जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, वेव छोटी छोटी बन रही है, दैट मीन्स वेवलेंथ कम, फ्रीक्वेंसी ज्यादा। इसकी वेवलेंथ ज्यादा है कि नहीं बताओ, यहाँ पे जो वेव बन रही है, दिस वेवलेंथ इज वेरी हाई, यस और नो। Yes, sir. तो इधर वाला जो पोर्शन है ये क्या है, रेडियो वेव्स। और यहाँ देखो कितनी छोटी सी वेव बनी, यहाँ से गई और यहाँ पे खत्म हो गई। दिस स्टार्ट विद कॉस्मिक रेज। ये एक रिलेटिव एक डायग्राम है जिससे रिलेटिव समझ सकते हैं। तो कॉस्मिक के बाद में क्या आएगा, बोलो। कॉस्मिक के बाद में गामा आएंगी, गामा के बाद में यूवी आएगा, है ना। सर यूवी, एक्सरेज आएगा। हाँ, एक्सरेज आएगा, एक्सरेज के बाद में यूवी आएगी, यूवी के बाद में क्या आएगा बोलो, विजिबल आएगा, Visible light. विजिबल। विजिबल के बाद इंफ्रा आएगा, इंफ्रा के बाद में क्या आएगा, माइक्रोवेव आएगा, माइक्रोवेव्स। और माइक्रोवेव्स के बाद में रेडियो वेव्स। तो ये इस तरीके से बढ़ती है। फ्रीक्वेंसी देख रहे हो ना, कम फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है पर सेकेंड कितनी वेव्स है। तो जितनी छोटी छोटी वेव रहेगी, इतनी छोटी छोटी ऐसी ऐसी, तो इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। ऐसी वेव रहेगी तो इसकी फ्रीक्वेंसी कम है। ठीक है, तो इसकी लैम्डा ज्यादा है, इसकी लैम्डा कम है। इस तरीके से समझ सकते हो कंपैरेटिवली। तो जो कॉस्मिक रेज हैं इधर वाली है, ये शॉर्ट वेवलेंथ है, कैसी है इनकी, शॉर्ट वेवलेंथ। और इधर वाली जो है उसकी है लॉन्ग वेवलेंथ। बीच वाली जो है इनकी मिड वेवलेंथ। तो शॉर्ट वेवलेंथ वाली जो रेज है वो एनर्जी काफी ज्यादा रखती हैं, उनकी काफी ज्यादा एनर्जी, हाई एनर्जी होती है। और जो लॉन्ग वेवलेंथ होती है उनकी लैम्डा ज्यादा है, फ्रीक्वेंसी कम है, एनर्जी भी कम है। एनर्जी जो होती है E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू। E इज इक्वल टू एच न्यू। E क्या है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो ये फोटॉन्स के फॉर्म में होते हैं, ये थोड़ी देर बाद पढ़ाऊंगा आगे। जितना ज्यादा न्यू बढ़ेगा उतनी ज्यादा E हो जाएगी। और H प्लैंक्स कांस्टेंट है, प्लैंक साइंटिस्ट का नाम है, H प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है, H क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट 6.626 10 to power minus 34 joule into second. This is the unit of H. तो अगर न्यू की जगह पे लैम्डा रख दो तो क्या आएगा, C by lambda using formula. Can you understand it? Can we replace nu by C by lambda? तो C भी यस सर। कांस्टेंट है, H भी कांस्टेंट है, दोनों कांस्टेंट है। अगर लैम्डा बढ़ाओगे तो क्या एनर्जी कम होगी, यहाँ पे समझ में आ रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। लैम्डा बढ़ाएंगे तो एनर्जी कम होगी। इसलिए जिनकी लैम्डा की वैल्यू सबसे ज्यादा है
उनकी एनर्जी सबसे कम होती है। जिनकी लैम्डा की वैल्यू सबसे कम होती है, दैट इज फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, उनकी एनर्जी भी ज्यादा होती है। आया समझ में? ये नोट कर लिया? अब देखो थोड़ा सा इसमें डेटा वाइज भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा तुमको। जैसे अगर मैं बोलूं, तो यहाँ पे मैं बना देता हूँ तुम्हारे लिए, उसको ध्यान रखना। सर प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू कितनी थी? 6.626 10⁻⁻34। सर वो h का मतलब एक बार डिनोशन बता देंगे? एच मतलब प्लैंक्स कांस्टेंट, एच ऐसे बनाना है, इसका मतलब यस होता है सर। प्लैंक्स कांस्टेंट। इसकी वैल्यू होती है 6.626 यस सर। 10⁻, ये यूनिवर्सल ट्रू है, कभी भी चेंज नहीं होगी, ठीक है। यस सर। अब देखो, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कॉस्मिक रेज, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं गामा, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं एक्स रेज, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं यूवी रेज, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं विजिबल। विजिबल के बाद में मैं लिख रहा हूँ इंफ्रारेड। इंफ्रारेड के बाद में लिख रहा हूँ माइक्रोवेव्स। उसके बाद में लिख रहा हूँ रेडियो वेव्स। अब देखना ध्यान से, जो गामा रेज होती है ना, इनकी जो लिमिटिंग फ्रीक्वेंसी है वो 10⁻24 हर्ट्ज है। काफी ज्यादा फ्रीक्वेंसी देख लो, 10⁻24 हर्ट्ज। एक सेकेंड में 10⁻24 फ्रीक्वेंसीज हैं। किसी भी मोटी से मोटी एल्यूमिनियम की चादर को भी ये पार कर सकती हैं। एक एल्यूमिनियम शीट हो, आयरन शीट हो, उसको भी ये पेनिट्रेट कर जाएंगी। ह्यूमन बॉडी को भी पेनिट्रेट कर जाती हैं। दीज आर कॉल्ड वेरी आयनाइजिंग रेडिएशन। और कॉस्मिक रेज की रेडिएशन इससे भी ज्यादा होती है। कॉस्मिक रेज की जो रेडिएशन है वो इससे भी ज्यादा होती है, हाइयर देन 10⁻24 हर्ट्ज। इससे भी आगे जाओगे ना, 10⁻24 से ज्यादा, तो सब कॉस्मिक में गिना जाएगा। गामा वाली जो है 10⁻24 से लेके 10⁻22 हर्ट्ज तक है। एक्सरेज जो है वो 10⁻20 हर्ट्ज। और उसके बाद में आ जाता है अल्ट्रा वायलेट 10⁻16 हर्ट्ज। फिर आ जाता है हमारे पास विजिबल। तो जो विजिबल वाली रेंज है, ये इंफ्रारेड और विजिबल, सॉरी यूवी और इंफ्रारेड के बीच में। इसका नाम ऐसा क्यों पड़ा है? क्योंकि इसमें है विबग्योर। विबग्योर। तो जो वायलेट से भी अल्ट्रा फ्रीक्वेंसी की होती है, वायलेट से भी ज्यादा रेडिएशन की होती है, उसको बोलते हैं अल्ट्रा वायलेट। क्या बोलते हैं उसको? बोलो, अल्ट्रा वायलेट। और जो रेड से भी कम होती है उसको बोलते हैं इंफ्रारेड, ठीक है। तो इनकी जो फ्रीक्वेंसी रेंज है वो अभी तुम लोग निकाल के भी देख सकते हो। अभी के लिए लिख देता हूँ 10⁻12 हर्ट्ज इसके बीच, ठीक है। और उसके बाद में इंफ्रारेड जो है वो माइक्रोवेव्स पे जाकर के खत्म होती है। माइक्रोवेव्स आते आते 10⁻10 हर्ट्ज तक है। उसके आगे जाओगे तो रेडियो वेव शुरू होते होते 10⁻4 हर्ट्ज तक। फिर उसके आगे सारी की सारी रेडियो वेव्स, ठीक है, हाई फ्रिक्वेंसी टू लो फ्रिक्वेंसी। वेवलेंथ की अगर बात करें तो वेवलेंथ जो है हम लोग सॉल्व करके भी निकाल सकते हैं, डायरेक्ट भी याद रख सकते हो। 10⁻⁻5 नैनोमीटर, या कहें इसको 10⁻⁻6 एंगस्ट्रॉम। इससे छोटी अगर होगी वेवलेंथ तो उसको हम बोलेंगे कॉस्मिक रेज। 10⁻⁻6 एंगस्ट्रॉम से 10⁻⁻4 एंगस्ट्रॉम तक की जो होंगी वो होंगी हमारी गामा रेज। 10 पावर सर माइनस, ऐसे कितने सर, मतलब ऐसे सारे मतलब ग्रीक नोटेशंस के रेस होते हैं क्या? हाँ मतलब नैनोमीटर तो एक बस छोटी यूनिट को बोलने के लिए है, इसको मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं ना। अच्छा तुम यस बोल सर। रहे हो गामा, गामा वगैरह बोल रहे हो, गामा जैसा है यस वैसे। सर। हाँ ऐसे ज्यादा नहीं है, अल्फा बीटा गामा तीन है, ठीक है। अल्फा हाँ। कौन सी होती है बताओ?
सर वो नेगेटिव पार्टिकल्स। नहीं, और कोई बताओ। न्यूक्लियस हीलियम+2 है ना, अल्फा पार्टिकल। यस सर। बीटा जो होती है वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कौन होते हैं वो? इलेक्ट्रॉन्स। और गामा जो होते हैं वो ये वाली रेज होती हैं। दीज आर नॉट पार्टिकल्स, दीज आर रेज, ठीक है। तीन ही होती है, अल्फा बीटा गामा। इनको नाम अल्फा बीटा गामा सिंपली दे दिया गया था जब रेडिएशन पढ़ा रहे थे तब, पुराने साइंटिस्ट ने दिया नाम। तो याद कर लेना, उसकी कोई ज्यादा सर ये ना इम्पोर्टेंस। कॉस्मिक रेस कहाँ होती है? कॉस्मिक रेज यूनिवर्स से आती है। जो बड़े बड़े स्टार्स होते हैं ना, स्टार काफी हाई एनर्जी वाले, वो कॉस्मिक रेज छोड़ते हैं। वो पूरी पूरे यूनिवर्स में छोड़ते हैं। उसमें चाहे फिर अर्थ हो, सब है, सबके लिए छोड़ते हैं वो स्टार। यहाँ से छोड़ते हैं, इसमें जो भी आएगा सब पे जाएंगे वो। लेकिन क्या होता है, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है, अर्थ की प्रोटेक्शन फील्ड है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, वो इनको जो है रिफ्लेक्ट कर देती, पहुंचने नहीं देती अर्थ तक। अगर ये आ जाए तो बहुत नुकसान करेंगी। दिस आर वेरी हाई। फिर भी कॉस्मिक रेज कुछ कुछ पहुंचती हैं, बट उनकी इंटेंसिटी इतनी ज्यादा नहीं होती है, नुकसान नहीं पहुंचाती है। बट कॉस्मिक रेज ओनली कम्स फ्रॉम दी हाई एनर्जी स्टार्स। स्टार्स हैं, सन है, इस तरीके की चीजों से आते हैं। रेस लैब में बनती है? क्या? कॉस्मिक रेस लैब में बनती है? लैब में? लैब में तो नहीं इसको बोल सकते हैं। कॉस्मिक रेज का नाम ही लिया गया है यूनिवर्स से जो आ रही हैं। लैब में गामा रेज वगैरह हम बना सकते हैं। कॉस्मिक रेज का मतलब है एक एनर्जी डिफाइन है, अगर इतनी एनर्जी की ट्राई करना चाहें तो बन सकती है। लैब में ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन इतनी एनर्जी प्रोड्यूस करना पॉसिबल नहीं है। ऐसा कोई सब्सटेंस हमारे पास मैक्सिमम क्या है, रेडियो एक्टिव चीजें हैं, तो उससे गामा रेज हम लोग बना देते हैं, ठीक है। बट तुमने अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि लैब में कैसे बना सकते हैं। तो लैब में करने के लिए क्या है, हमको इतना ज़्यादा एनर्जी का करना पड़ेगा, ठीक है। तो बना सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, बना सकते हैं। लैब में बनाने में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एक्चुअली कॉस्मिक रेज को ज़्यादातर तो सिर्फ देखा जाता है कि कोई जो लोग एलियन वगैरह की सर्च करते हैं, बहुत सारे साइंटिस्ट वो लोग सब देखते हैं ये किस जगह से क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, एस्ट्रोनॉमिकल जो होते हैं। तो कॉस्मिक रे ऑब्जर्वेटरी जो होती है उसमें देखते रहते हैं कॉस्मिक रेज का इंटेंसिटी घटा बढ़ा कि नहीं। कभी कभी कम होता है, कभी कभी ज़्यादा होता है, तो उस पर रिसर्च करते रहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद में बताओ क्या आएगा। इंफ्रारेड हो गई, और एक्सरे, हाँ। एक्सरे जो है वो 1 नैनोमीटर तक के लिए मान सकते हो, 10⁻⁻1 एंगस्ट्रॉम। उसके बाद में आएगा यूवी रेज। तो यूवी रेज जो है वो अल्ट्रावायलेट रेज होती है। तो अल्ट्रावायलेट की जो रेज है हमारे पास, वो विबिग्योर वाला जो कलर है, ये हमें याद रखना है। 3800 से लेके, या 4000 लिख लो, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी लिख लेते हैं, 7500 एंगस्ट्रॉम। इसके बीच में जो वेव्स आएगी वो किस में आएंगी, विजिबल में। और 10⁻⁻1 एंगस्ट्रॉम से 4000 एंगस्ट्रॉम से पहले वाली यूवी रेज होंगी। इसके बाद वाली जो होंगी वो इंफ्रारेड में चली जाएंगी, ठीक है। इसके बाद वाली जो होंगी वो सब किस में चली जाएंगी, इंफ्रारेड। तो 10⁻5 एंगस्ट्रॉम, फिर यहाँ पे लिख लो तुम लगभग वही माइक्रोवेव से लेकर के रेडियो वेव्स के बीच में 1 मीटर के आसपास, उससे बड़ी सारी रेडियो वेव्स, 10⁻3 मीटर, 10⁻5 मीटर, एटसेट्रा। जो हमारा मेन फोकस है इस चैप्टर में वो है विबिग्योर पे। विबिग्योर में कितने कलर होते हैं बताओ। सर चैप्टर का नाम क्या है? एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर का नाम ना। यस। हाँ, देखो वायलेट कलर जो है, वायलेट कलर यहाँ से स्टार्ट होता है 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर के खत्म हो जाती है 7500 एंगस्ट्रॉम। तो अगर मुझे इसकी फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो कितनी आएगी, सॉल्व करके बताओ, बोलो, जल्दी से सॉल्व करो। फॉर्मूला पता है ना, कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, C = न्यू लैम्डा। C कितना है,
न्यू नहीं पता है, लैम्डा कितना है 4000 एंगस्ट्रॉम को मीटर में चेंज करो, सॉल्व करो, सॉल्व करो, जल्दी से सॉल्व करो, कितना आएगा? प्लस का 8, नीचे कितना बचेगा? प्लस का 7, 0.75 इंटू 10⁻15 -7 है ना, 15। इसको अच्छे से लिख लो। कितने लोग का आंसर ये वाला आया था? कितने लोग का आंसर ये वाला आया? फ्रीक्वेंसी ऑफ द वायलेट लाइट, एंगस्ट्रॉम नहीं पता है? एंगस्ट्रॉम मतलब 10⁻⁻10। इट इज अ स्मॉलर यूनिट फॉर द डिस्टेंस actually. 1 angstrom is a smaller unit, a very small unit of distance. है ना बच्चों, समझ में आया कि नहीं? किसी को कोई डाउट है तो पूछो सीधे। जैसे इसने पूछा एंगस्ट्रॉम क्या होता है, तो मैंने बताया 10⁻⁻10 मीटर होता है। क्या कोई दिक्कत इसमें? ऐसे न्यू रेड निकालो जल्दी से, न्यू रेड निकालो तुम लोग, जैसे मैंने निकाला है तुम लोग भी सॉल्व करो। न्यू रेड निकालो। कौन सा फॉर्मूला लगाओगे बोलो? कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे बोलो जल्दी से। हाँ, फिर यूज करके बताओ मुझे आंसर क्या आएगा। फॉर्मूला यूज करके बताओ क्या आएगा आंसर। सी की वैल्यू, न्यू की वैल्यू कितनी है निकालनी है। लैम्डा कितना है? एंगस्ट्रॉम को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, एमकेएस यूनिट। एमकेएस का मतलब मीटर किलोग्राम सिस्टम, मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम, एमकेएस। इसको बोलते हैं एसआई यूनिट, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट्स। ठीक है, ये पता है कि नहीं पता है? मीटर, किलोग्राम, सेकेंड एक्सेट्रा इसमें लिया जाता है। तो मीटर में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा तुम्हें एंगस्ट्रॉम में, तभी फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में आएगी। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या होगी? कैन यू टेल मी? बोलो जल्दी से। 4 into 10 raised to 14. 4 into 10⁻14। वेरी गुड, वेरी गुड। देखना, अभी देखना, ध्यान से देखते रहना कैसे सॉल्व करता हूँ। इसको ऊपर लेके 16, लेकिन यहाँ 3 है, यहाँ इतना है, तो इसको डिवाइड भी कर सकते हो, या इससे अच्छा क्या कर लिया करो, देख रहे हो यहाँ 75 है, इसको 300 बनाओ। 300 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 2 जीरो इधर से लाओगे तो उसकी 2 पावर कम हो जाएंगी। यस और नो? तो ये आएगा ना आंसर। कितने लोग का आया था? देखो एक दूसरे में ऑलमोस्ट क्या है, सिमिलर सिमिलर रखा है कि नहीं रखा? देखो कैसे, थोड़ा सा इसमें देख सकते हो ध्यान। जिसकी फ्रीक्वेंसी 7.5 इंटू 10⁻14 है उसकी वेवलेंथ है 4000, और जिसकी फ्रीक्वेंसी 4 इंटू 10⁻14 है उसकी वेवलेंथ है 7500। क्योंकि सब में, इसमें 3/75 आया, इसमें 3/4 आया, एक दूसरे का वो एकदम से मल्टीप्लिकेशन करके आ जाता है। तो याद रखना, आसान सवाल है, इसकी फ्रीक्वेंसी बता सकते हो। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी होगी इन तीनों में, इन सारों में, 7 में? 7 में कितनी होगी? इसकी ज्यादा होगी या इसकी ज्यादा होगी फ्रीक्वेंसी? अरे देख के बताओ, फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा है? वॉयलेट। वायलेट की ज्यादा है ना, और वेवलेंथ किसकी ज्यादा है? रेड। Red. रेड की वेवलेंथ ज्यादा है। ठीक है, अच्छा। अब जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, आइस 3 है, आइस 3 सॉल्व कराया है क्या हमने अभी तक? कुछ बच्चों से कराया था प्रैक्टिस सेशन में।
दिख रहा है कि रेडियो प्रोग्राम एक ब्रॉडकास्ट करते हैं। रेडियो प्रोग्राम किस सिग्नल पे चलेगा, अल्ट्रावायलेट की एक्सरेज? बोलो, किन रेज से प्रोग्राम चलता है रेडियो का? इंफ्रारेड से कि रेडियो वेव से? रेडियो रेडियो वेव। रेडियो वेव से चलता है ना। ए रेडियो प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट on a frequency of 1368 किलोहर्ट्ज चेंज कर लोगे ना हर्ट्ज में किलो को। पूछ रहे हैं कैलकुलेट दी wavelength of electromagnetic radiation emitted by transmitter। फिर लिख रहा है which part of the EMR स्पेक्ट्रम, मतलब जो बैंड है, जो पैटर्न ऊपर नहीं बनाया था उसको बोलते हैं स्पेक्ट्रम। डज इट बिलोंग टू? वैसे भी ये क्वेश्चन पूछने के लायक नहीं, नीचे जो लाइन लिखी है, जब पता है रेडियो प्रोग्राम है तो रेडियो वेव्स में ही आएगा, है ना। फिर भी इन्होंने पूछ लिया है कि विच पार्ट ऑफ द स्पेक्ट्रम डज इट बिलोंग टू। क्या सॉल्व हो पाएगा ये? कैन यू टेल मी हाउ टू सॉल्व इट? C is equal to nu lambda। वेरी गुड, C इक्वल टू न्यू लैम्डा यूज करेंगे। समझ में आ रहा है सबको? C की वैल्यू कितनी लोगे, क्या नोन है पहले से? यस सर। यस सर। C की वैल्यू यूज करके सॉल्व करो। अभी याद रखना किलो हर्ट्ज को हर्ट्ज में बदलना पड़ेगा। 1 किलो कितना होता है? क्या मैंने बताया 1 किलो कितना होता है? नहीं बताया? हाँ, 10⁻³ 1 मेगा कितना होता है? बताया था मैंने ना, 10⁻6 1 मेगा। 1 गीगा कितना होता है? 10⁻9 1 टेट्रा कितना होता है? सॉरी टेट्रा नहीं, 1 टेरा कितना होता है? 10⁻12 किलो मेगा गीगा टेरा। 1 टेराबाइट होता है ना, 1 टेराबाइट 1 गीगाबाइट। तो Yes, sir. बाइट जो है वो तो सिर्फ यूनिट है, वो किलोमीटर में लगा दो भी चल जाएगा, किलो हर्ट्ज में लगाए दो उसमें भी चल जाएगा, किसी में भी लगा सकते हैं। किलो इज जस्ट अ स्मॉल नोटेशन फॉर थाउजेंड्स। ऐसे 1 मेगा मीन्स 10⁻6। ऐसे नंबर्स के लिए 1 मेगा 1 मिलियन भी लिखा जाता है, इसको 1 मिलियन भी बोलते हैं। 1 मेगा मीन्स 10⁻6, 1 मिलियन मीन्स 10⁻6। ऐसे 1 बिलियन मीन्स 10⁻9 और 1 ट्रिलियन मीन्स 10⁻12। है बात सही कि नहीं? हाँ सर। ये सेम ही है लेकिन अलग अलग जगह यूज करे जाते हैं, सबका अपना अपना यूज है लेकिन नंबर एक ही है। जैसे पैसे के लिए बिलियन ट्रिलियन यूज करते हैं, और कंप्यूटर के लिए बाइट्स के लिए जो होती हैं इनके अंदर स्टोरेज मेमोरीज के लिए किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट ऐसे यूज करते हैं, टेराबाइट। नाउ आंसर क्या आया बोलो? तो जो रेडियो 2.19 into 10⁻²। 10⁻² कितना है? पावर बताओ। 2।
2 है, 2 सबका 2 है, ओके ठीक है। देखो कैसे सॉल्व करेंगे। c इक्वल टू न्यू लैम्डा लगाओगे, c पता है, न्यू भी पता है 1368 10⁻3। लैम्डा कितना है नहीं पता, निकालना है। लैम्डा निकाल लो। ऐसे कर, अब ये लैम्डा मीटर्स में आएगा, ठीक है, अभी तक जो वैल्यू लिखी है। अब इसको ऊपर ले जाओ तो 8 - 3 पावर्स हो जाएंगी, ये 3⁵ बचेगा। अब देखो नीचे 3 है, 1368 है, ऊपर सिर्फ 3 है, तो ऊपर वाले को 3000 बनाओ। कितना बनाओ? 3000। ये इतना बचेगा। अब इसको मुझे सॉल्व करके बता दो। 13 3 जा होता है 39, 13 2 जा होता है 26। तो इसका मतलब ये 2 पॉइंट जो तुम लोगों ने आंसर बोला है वो सही है। कितना बोला है? 2.9 की कितना? 2.19। 2.19 बिल्कुल सही है। 2.19 आएगा, सही बात है। इसको कैलकुलेटर से बस नहीं करना है, क्योंकि एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता है। तो इतने मीटर्स आया, ठीक है। बोलो क्या जो मैंने इसके अंदर यूनिट्स लिखी हैं उससे मैच करो। तो ये भी काफी ज्यादा है, 1 मीटर से तो ज्यादा ही है। तो कौन सी वेव आएगी? बोलो कौन सी वेव आएगी? ये रेडियो। रेडियो वेव्स। यही बात है इसमें, ये रेडियो वेव है। इतने इतने मीटर की आती है वेवलेंथ जब हमारे यहाँ पे सिग्नल आता है। मतलब ऐसे मेरा मोबाइल रखा है अगर, तो 1-1 मीटर की वेव आ रही होगी, बताओ। इतनी बड़ी बड़ी वेव जो कि हमें दिखती नहीं है। सर मतलब ये इसका स्केल क्या है? हाँ बोलो बोलो। क्या सर ये इसका स्केल क्या है ये वेव का? स्केल? स्केल का मतलब मीटर में है, और कैसी स्केल मतलब क्या स्केल? सर कैसा ये मतलब आपने इतना लॉन्ग बना, मतलब वो कितना लेंथ डिपिक्ट करना चाहते हैं? मैं तो मीटर में है, इतने मीटर डिपिक्ट करना चाहता हूँ, कैसे डिपिक्ट हो पाएगा? कितना मीटर है यस ये? कितना मीटर है? यस सर 219। तो 200 मीटर तो बिल्डिंग के बाहर निकल जाएगा ना। तो वही बात है कि ये 200 मीटर के लगभग होगा। तो 200 मीटर लंबी वेव आती है जब जो है रेडियो से सुनते हो तुम लोग, ठीक है। इसीलिए सिग्नल गड़बड़ा जाता है ना। कभी बोलते हैं उसमें एंटीना लगाओ, रेडियो जो आता था पुराना, देखा है? तो यस एंटीना सर। करता है उसको, ये वेव आ रही है, लो इतनी बड़ी बड़ी वेव होती है। इसमें क्या होता है, दरवाजा भी बंद किया ना तो ये सिग्नल से टकरा जाएगी और वापस मुड़ जाएगी, ऐसे छेद में से निकलेगी कहीं से। ये पार नहीं कर पाती है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बंद दरवाजा है तो रेडियो में पार कर जाएगी, इट विल नॉट वर्क। इसलिए देखा होगा आजकल के जो वाईफाई चले हैं 5 गीगाहर्ट्ज वाले जियो के, उनकी जो है रेंज बहुत कम है, लेकिन स्पीड ज्यादा है ना। तो अगर उसमें दरवाजा बंद भी कर दिया तो उसका सिग्नल धीरे धीरे बहुत कम हो जाता है। हाँ सर। ऐसा है मान लो, तो अभी दरवाजा बंद करिए तो जो गायब हो जाएंगे, क्योंकि सर मेरा वही होता है सर, बीच में इसमें चला ही जाता है। हाँ उसमें यही होता है कि भाई अगर तुमने दरवाजा भी बंद कर दिया तो उससे फर्क पड़ेगा। लेकिन जो 2G वाला होता है ना, उसकी सिग्नल बढ़िया होती है। वो एक गांव में एक टावर लगा देते हैं, 5-6 गांव कवर हो जाते हैं उससे, लेकिन स्पीड नहीं आती उसमें, है ना। ना तो उससे नेट भी नहीं चल पाता है। जितना अच्छा नेटवर्क दोगे उतने ज्यादा टावर लगाने पड़ेंगे। तो वही सब करना पड़ेगा 5G के लिए। लॉट ऑफ टावर्स
वी हैव टू इंस्टॉल इफ वी वांट 5G, क्योंकि उसकी रेंज बड़ी कम है। अच्छा, तो ये तो हो गया हमारा रेडियो वेव्स का कहानी है। रेडियो वेव्स तुम्हारे हाथ से भी टकरा के बेंड हो जाएगी, चली जाएगी वापस, वो हाथ पे पड़ेगी, कुछ होगा नहीं उससे, इट विल नॉट हार्म अस एज पर दी लो। मतलब पूरे टावर में जाके बैठ जाओ तो उसको नुकसान करेगा ही नर्वस सिस्टम पे, क्योंकि इतना ज्यादा सिग्नल है। भले ही असर नहीं कर रहा हो, लेकिन अभी भी रिसर्च चल रही है उस पर, तो एग्जैक्ट आइडिया नहीं है उसका, बट पेनिट्रेट नहीं कर पाएगी, दैट इज 100% श्योर। स्किन से अंदर नहीं जा सकती वो, नाक से जा सकती, किसी से भी नहीं जा सकती, इतनी कम उसकी जो है पावर है पर वेवलेंथ, पर वेव। तो ये तुमने जो है पढ़ लिया। अब एक और क्वेश्चन पूछा है इसमें, क्वेश्चन नंबर I5 लिखा है कैलकुलेट। जितना ज्यादा इस पे सवाल करोगे उतने ज्यादा फेमिलियर हो जाओगे फॉर्मूले से, एंड इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू इन बोर्स मॉडल। बोर्स मॉडल की ये रूपरेखा है, दिस इज द रोडवे फॉर द बोर्स मॉडल। फ्रीक्वेंसी ऑफ yellow radiation having wavelength 5800 angstrom। तो ये तुम्हें सॉल्व करना है। तो अभी जो हम 5G बना रहे हैं ना, उसमें हम माइक्रोवेव की तरफ बढ़ रहे हैं। किधर बढ़ रहे हैं? रेडियो वेव से हम किधर बढ़ रहे हैं, बोलो? माइक्रोवेव की तरफ। जिससे क्या हो रहा है, हमारी वेवलेंथ जो है वो छोटी हो रही है और हमारी फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। तो हमारी फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, यहाँ पे बढ़ रही है, और इसकी जो सिग्नल्स हैं उनकी वेवलेंथ छोटी हो रही है। जैसे हमारे पास पहले था 2.4 गीगाहर्ट्ज, अभी 5 गीगाहर्ट्ज पे देने लगे, तो इधर हम आ गए, तो हम इस तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये सारी चीजें अभी शुरू कर रहे हैं, और बहुत सारी कंट्रीज में माइक्रोवेव से भी इंटरनेट चलाते हैं लोग, काफी तेज चलता है। यूरोप में और मिडिल ईस्ट में कुछ कंट्रीज में, यूएई में, कतर में, है ना। तो लास्ट ईयर ही इंटरनेट स्पीड का नया वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट हुआ है। कितना आ गया था? पर पता नहीं, कुछ ऐसा जो जिस कंपनी ने किया वो क्लेम करती है कि वो मतलब नेटफ्लिक्स जैसे स्ट्रीमिंग सर्विसेज का पूरा डेटा विद इन 10 सेकंड एक कंप्यूटर पर डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा, इतना स्पीड? काफी ज्यादा yes. स्पीड। और हाँ, वो मतलब बहुत ज्यादा पावर कंज्यूमिंग और कॉस्टली है। और सही बात है, कॉस्टली बिल्कुल होगा, पावर भी कंज्यूम करेगा, इतना ज्यादा डेटा स्टोर करना है इतनी ज्यादा कम टाइम में, तो सही बात है। बट हाँ, यूएई वगैरह में हमने देखा था, नेट पे ही मैंने एक पढ़ा था आर्टिकल, माइक्रोवेव का ही यूज कर लेते हैं वो लोग सीधे नेट चलाने के लिए, तो काफी तेज चलता है, लेकिन रेंज होती है एक घर में, दूसरे घर में भी नहीं जाता है। 3 4 5 घर के लिए एक टावर है इतना बड़ा, दैट्स इट। छोटे छोटे टावर लगाते, छोटे छोटे घर में, उसको वायर से कनेक्ट करके नीचे से। तो अभी अगर ये जो है येलो लाइट है, तो ये येलो लाइट जो अपनी होती है, सही बात है, ये बीच में आ रही है, 4000 से 7500 के बीच में है ये येलो वाली लाइट होती है। ये विबग्योर में देखो, विबग्योर, यहाँ येलो आती है, येलो है। अब इसके बारे में पूछा है, वेव नंबर क्या होता है, बोलो? U is equal to 1 by lambda. यस, न्यू बार, ये दिस न्यू बार, ओके। अभी सॉल्व करके बताओ क्या आंसर आएगा। 1.724 into 10 raised to 6 meter. ओके, 10⁶ आया, ठीक है।
चलो भाई बाकी लोग भी करें। तो हमें वेव नंबर निकालना है, तो हम लिखेंगे न्यू बार इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू है 5800, एंगस्ट्रॉम में दिया, मीटर में चेंज कर लिया। आंसर आया 1/58 इंटू 10⁸ इसमें आंसर आएगा ये मीटर इनवर्स पर मीटर, वेव्स पर मीटर। इसको ऊपर ले गया मैं, -8 हो गया। ठीक है, देखते जाना ध्यान से, इतना किया ना, कोई गलती तो नहीं हो रही अभी मुझसे। अब इसको और सर solve- सेकेंड स्टेप में 58 इंटू 10⁻⁻8 चाहिए। -8 चाहिए, यस वेरी गुड। अब सही है, इसलिए देखो मैंने पूछा था और तुमने बता भी दिया। अब यहाँ पे कितना हो गया, ये ऊपर जाएगा तो प्लस का 8, और इसमें 100 अगर चुरा लिया मैंने तो कितना बचेगा, -6। इसको सॉल्व किया तो कितना आया तुम्हारा 724। 1.72, चलो लिख देते हैं। इतना मीटर इनवर्स है वेव नंबर। इसका मतलब क्या है कि पर मीटर इतनी वेव्स हैं, 1 मीटर की डिस्टेंस में इतनी वेव्स, 10⁻6 वेव्स। समझ लो येलो लाइट कितनी छोटी छोटी फ्रीक्वेंसी से मिलकर बनी है, छोटी 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 ऐसी बहुत सारी। अच्छा, ये तो हो गया हमारा काम। हाँ, एंड और क्या पूछा था क्वेश्चन में, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी नहीं निकाला ना अभी। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, सी अपॉन लैम्डा। सी कितना होता है और लैम्डा हमें पता है, हाँ, -10। तो यहाँ से हम 3 इंटू 10⁸ लिखते रहेंगे, इसको हम 58 लिख लेंगे, ये हमारा -8 हो जाएगा, ऊपर जाएगा 3/58 हो जाएगा, ये 10⁻16 हो जाएगा, और हर्ट्ज में आंसर आएगा। इसको हम 300 कर लेंगे, इसको हम 58 कर लेंगे, ये हमारा 10 कितना बचेगा 14। अब उसको जब डिवाइड किया था 1.72 आया था, तो उसका 3 गुना आ जाएगा, ऐसा कुछ आएगा क्या, देखो नहीं, सर 5.17 5.17 या 16 है ना, इतना आएगा। तो ऐसे सॉल्व करना था। सिंपल है, डिवाइड करना है ना उसको बस, उसके बाद तो सबको लिखा ही हुआ है। मतलब 1 सेकेंड में इतनी वेव्स, 10⁻14 के आसपास, 10⁻15 के आसपास वेव्स 1 सेकेंड में, देयर आर लॉट ऑफ वेव्स। तो ये होती है सनलाइट, दिस इज अवर सनलाइट। येलो लाइट इसके अंदर जो पार्ट है उसकी बात करी गई है यहाँ पे। अब 10⁻16 से ज्यादा अगर हो जाएगी तो अल्ट्रा वायलेट हो जाएगी। जैसे ही हम फ्रीक्वेंसी 10⁻16 से भी आगे ले जाते हैं तो हमारे पास में अल्ट्रा वायलेट रेड स्टार्ट हो जाती है। पर इतना फर्क नहीं है, ऊपर हमने निकलवा के दिखाया था तुम्हें कि 4000 पे कितना होगा, एक्चुअली में 38,000 तक, 3800 तक होता है। 4000 अगर माना वायलेट तो लगभग 10⁻15 आया। इसके हिसाब से 10⁻15 से जैसे ही ज्यादा होगा तो यूवी रेज शुरू हो जाएंगी, अल्ट्रा वायलेट रेज। तो उस डेटा के चक्कर में उतना तुम्हें नहीं पढ़ना है, थोड़ा बहुत डेटा आगे पीछे रहेगा अलग अलग बुक्स के हिसाब से। जितना मैंने डेटा दिया है वो सारा एनसीईआरटी के हिसाब से, तो जेईई मेंस का क्वेश्चन गलत नहीं होगा उससे। जे एडवांस में डेटा वाइज क्वेश्चन नहीं आएंगे, उसमें डेटा दिया रहता है। बट जेईई मेंस में एक सिंपल सी बात पूछ सकते हैं जो एनसीईआरटी में लिखी हो, डायरेक्ट लाइन टू लाइन पूछ देते हैं। ओके, अच्छा, ये तो बात हो गई लाइट के बारे में, वेव नेचर। अब दूसरा जो नेचर होता है वो है पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। दूसरा नेचर क्या होता है, पार्टिकल नेचर। हाँ। अब क्यों पार्टिकल नेचर की जरूरत पड़ी अभी बता देता हूँ। कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स थे, देयर आर सम एक्सपेरिमेंट्स which can't be explained by the wave nature of
लाइट, है ना। तो लिखेंगे सम ऑफ द एक्सपेरिमेंट्स इन्वॉल्विंग light or EMR can't be explained by the wave nature of light, by the wave nature of light। कौन कौन से एक्सपेरिमेंट है? सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट और सबसे इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट उसके अंदर जो है वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। तो जितनी भी हाइगेंस और न्यूटन की जो ऑप्टिक्स है जिसमें उन्होंने लाइट को वेव नेचर माना है, उससे लाइट की चीजें डिफ्रैक्शन, इंटरफियरेंस, जितना आप फिजिक्स में पढ़ते हो सब एक्सप्लेन है। लेकिन जो मॉडर्न फिजिक्स है जिसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आता है, रेडिएशन आता है, वो एक्सप्लेन नहीं हो पाया, उसके लिए लाइट नेचर की जरूरत पड़ गई। दैट इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और दूसरा जो है उसमें जो प्लैंक ने थ्योरी दी थी, द नेचर ऑफ emission of radiation from a heating body, emission of radiation from a hot body। ये दो चीजें ऐसी थी जिनको, और भी कुछ कुछ एक्सपेरिमेंट्स हैं जिनमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अलावा भी हैं। जैसे बोर मॉडल में ही जब हम इलेक्ट्रॉन को एक फोटोन देते हैं तो वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन लेता है, तो उसको फोटो इलेक्ट्रिक से कनेक्ट कर सकते हैं। अभी मैं पहले तुम्हें समझाऊंगा कि क्या बोला था प्लैंक्स ने, है ना। इसको बोलते हैं, यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट निकला है रेडिएशन वाला बॉडी से, इससे थ्योरी निकली जिसको बोलते हैं प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। तो क्या बोलते हैं? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। वही प्लैंक जिनका एच कांस्टेंट है, पीछे जो पढ़ाया है, जो पीछे एच पढ़ाया था ना, उसके ही ये मेन साइंटिस्ट की थ्योरी है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। प्लैंक्स क्या है? ये क्वांटम थ्योरी। तो इन्होंने क्या बोला कि किसी भी लाइट सोर्स से जो एनर्जी निकलती है, मान लो हमने घर में एक बल्ब लगाया हुआ है, हमने घर में क्या लगाया है? बल्ब। ये मान लो मेरा बल्ब है घर में, है ना, पुराने जमाने का ऐसा वाला फिलामेंट बल्ब है या कैसा भी है। अब इस बल्ब से लाइट निकलती है, इन्होंने बोला जो बल्ब से लाइट निकलती है वो वेव के फॉर्म में नहीं निकलती है, वो हमेशा पैकेट्स ऑफ एनर्जी के फॉर्म में निकलती है। छोटे छोटे खूब सारे पैकेट्स, मिलियंस, बिलियंस, ट्रिलियंस निकलते हैं क्या इनमें से? पैकेट्स ऑफ एनर्जी। हर एक पैकेट की एनर्जी सेम होगी और डिपेंड करेगी उस सोर्स के फ्रीक्वेंसी पर, उस सोर्स से कितना हम एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, उससे ही वो मटेरियल वगैरह पे डिपेंड करके निकलेगी। हर एक पैकेट ऑफ एनर्जी को क्वांटम नाम दिया या फोटोन नाम दिया। बोला कि इससे छोटा एनर्जी का पैकेट पॉसिबल नहीं है। हमको जो भी एनर्जी किसी को प्रोवाइड करनी है वो इन पैकेट्स के फॉर्म में प्रोवाइड करनी है। हम किसी को 1 पैकेट दे सकते हैं, किसी को 2 पैकेट दे सकते हैं, किसी को 10 पैकेट दे सकते हैं, जिसकी रिक्वायरमेंट जितनी है। जैसे मैं इसके नीचे अगर बैठ गया तो मेरे ऊपर पैकेट्स ऑफ एनर्जी गिरेंगे, 10 पैकेट, 15 पैकेट, 20 पैकेट, 50 पैकेट। एनर्जी जो है वो पैकेट्स के फॉर्म में है, वो छोटे छोटे बॉल्स ऑफ दी एनर्जी और लाइट के फॉर्म में वो हमारे ऊपर गिर रही है। तो उससे हमें क्या मिलता है? एनर्जी मिलती है, हमें हीटिंग इफेक्ट भी मिलता है, हमें जैसे सनलाइट के नीचे अगर बैठे हैं, यहाँ पे बल्ब में तो नहीं होगा ऐसा, तो सनलाइट में क्या होता है? इंफ्रारेड रेडिएशन जो हीट करता है, उसमें बैठ गए, उसमें यूवी रेज भी होती है जिससे विटामिन डी बनती है, उसमें लाइट भी होती है जिससे हम अखबार पढ़ सकते हैं, न्यूज अखबार वाली जो भी मैगजीन है वो पढ़ सकते हैं, बुक्स पढ़ सकते हैं, किताबें पढ़ सकते हैं लाइट में बैठ के। तो ये सारा काम हम कर सकते हैं, लेकिन हमें याद रखना पड़ेगा कि अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी वो जो भी लाइट है वो फोटॉन्स के फॉर्म में है। तो लिखेंगे पहला पॉइंट, द स्मॉलेस्ट
quantity of energy that can be released or emitted, that can be released or emitted or absorbed in the form of EMR, that is electromagnetic radiation. For example, light हुआ, UV rays हुए, infrared हुआ, in the form of EMR is called as quantum of light, as called as quantum of light और क्वांटा. क्या बोला उसको? सिर्फ क्वांटा भी बोलते हैं उसको. क्या बोलते हैं? क्वांटा. क्वांटा. वन क्वांटम और क्वांटा is a packet of energy, is a massless भी लिख लो, is a massless, मास उसमें तो बिल्कुल भी नहीं होता, जीरो मास होता है, is a massless packet of energy. If the EMR is light, टेक्निकली लैंग्वेज में तो ऐसे ही होता है, if EMR is light then it is called photon. बट आजकल तो सबको ही फोटोन बोलते हैं ना. जैसे कोई आर्टिकल है, कोई पढ़ोगे, कुछ कहीं पे लिखा है, कोई बुक्स में भी क्वांटम बराबर फोटोन है. एक्चुअली टेक्निकली तो ऐसा बोला गया था कि क्वांटम सबको बोल सकते हैं, लेकिन अगर लाइट है तभी सिर्फ फोटोन है. लेकिन आजकल तो क्वांटम बराबर फोटोन हो गया है. कोई बोल रहा है कि क्वांटम है एनर्जी का मतलब वो फोटोन भी बोल रहा है. तो फोटोन बराबर क्वांटम, नो प्रॉब्लम. कहने का मतलब है जो स्मॉलेस्ट एनर्जी एमिट हो सकती है वो एक फोटोन के फॉर्म में होगी, एक क्वांटम के फॉर्म में होगी. उससे कम एनर्जी ना तो एब्जॉर्ब करी जा सकती है, ना तो एमिट करी जा सकती है. ठीक है. इसके अंदर नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, द एनर्जी और रेडिएशन emitting from a source is always an integral multiple. Integral मतलब integer. Integral multiple of the energy of one photon. मतलब ऐसा नहीं होगा कि 10.5 फोटोन निकले, नहीं. इंटीग्रल मल्टीपल निकलेंगे. एक निकलेगा या 1 लाख निकलेंगे, या 1 लाख 1 निकलेंगे, या 1 लाख 2 निकलेंगे. ऐसा नहीं होगा डेसिमल में निकल रहे हो, नहीं. इट इज क्वांटाइज्ड इन नेचर. इसीलिए इसका नाम क्वांटम है, स्मॉलेस्ट पैकेट. जैसे पढ़ाया था ना, चार्ज क्वांटाइज्ड होता है, वैसे ये भी क्वांटाइज्ड होता है. क्या? एनर्जी ऑफ radiation. It is in the form of photons, packets of energy. तो इसमें लिखेंगे एनर्जी ऑफ वन फोटोन E is directly proportional to its frequency. फ्रीक्वेंसी उसको कहां से मिलती है? सोर्स से. जिस तरीके का सोर्स लोगे वही उसको फ्रीक्वेंसी भी प्रोवाइड करेगा. तो फ्रीक्वेंसी EMR की या लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है वही, वो सेम ही रहेगी. ऐसा नहीं होगा कि वेव है तो फ्रीक्वेंसी नहीं, फ्रीक्वेंसी भी उसमें है, बट वो पैकेट्स के फॉर्म में आ रहा है. मतलब हम ऐसे बोल सकते हैं कि इतना बड़ा बड़ा पैकेट है, उसमें भी फ्रीक्वेंसी है. लाइक दिस. वेव नेचर भी है लेकिन पार्टिकल है, पूरी वेव नहीं है. इट इज नॉट अ कंप्लीट वेव. हर एक वेव के लिए एक पार्टिकल का नाम दे दिया गया. दिस इज अवर वन फोटोन. इस एक फोटोन की एनर्जी कितनी है? E is proportional to nu. E is equal to h nu.
where h is the Planck's constant. E क्या है? एनर्जी ऑफ वन फोटॉन, h Planck's constant. बोलो बोलो बोलो। डी ब्रॉगली इक्वेशन तो आगे आएगी ना? हाँ है, क्यों नहीं है, बिल्कुल है। यस है। डी ब्रॉगली क्या होता है? डुअल नेचर बताता है वो। डी ब्रॉगली है P इक्वल टू h/λ। वो पार्टिकल के लिए है, ये तो लाइट के लिए पढ़ रहे हैं। डी ब्रॉगली जो है वो पार्टिकल के लिए है। जैसे मेरी कोई क्रिकेट बॉल है, उसके अंदर वेव नेचर बताता है डी ब्रॉगली। पार्टिकल जो एक्चुअल पार्टिकल है उसके अंदर, ठीक है। अभी तो हमने वेव पढ़ना है, और वेव में हम लाइट नेचर बता रहे हैं, वेव में हम पार्टिकल नेचर बता रहे हैं। हम आगे चल के पढ़ेंगे कि बस में भी एक वेव नेचर होता है, ट्रेन में भी एक वेव नेचर होता है, ये हम पढ़ेंगे। दैट इज कॉल्ड डी ब्रॉगली वेवलेंथ। एच हो गया। न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट और EMR। एनी डाउट्स इसमें? ई एच न्यू में। अब बोलो ई की जगह पे क्या लिख सकते हैं? E इक्वल टू hc/λ। वी नो दैट, हम क्या जानते हैं? C इक्वल टू न्यू लैम्डा, तो न्यू इक्वल टू c/λ, where c is the speed of light or EMR, same value. लाइट तो उसका एक सिर्फ टाइप है। कितनी वैल्यू होती है c की? ठीक है। अभी जब जैसे तुम इसके नीचे बैठे हो, जैसे एक लाइट सोर्स है, अब तुम इसके नीचे बैठे हो, देखना फोटो से समझना, ज्यादा समझ में आएगा। इसमें से फोटॉन्स निकल रहे हैं। बताओ, एक फोटॉन की एनर्जी अगर h न्यू है और मैंने बोला 100 फोटॉन निकले, तो कितनी एनर्जी टोटल निकली? बताओ कितनी निकली, बोलो। 100 न्यू इंटू 100। यस। अभी याद रखना है, अगर तुम इसके नीचे बैठ के, मान लो यहाँ पे, मान लो तुम लेट गए इस पे, ऐसे लेटे हुए हो तुम, ठीक है, आराम कर रहे हो मान लो, तो ये फोटोन तुम्हारे ऊपर एक पड़ेगा या दो? एक पड़े या दो पड़े या 1000 पड़े, या तो ये कंप्लीटली एब्जॉर्ब होगा या एब्जॉर्ब नहीं होगा। या तो ये फोटोन तुम इसकी एनर्जी अपने अंदर ले लोगे या बिल्कुल भी नहीं लोगे। ऐसा नहीं होगा कि 50% तुमको दिया और 50% दूसरे को दे दिया, ऐसा नहीं। मीन्स अ फोटोन इज इधर कंप्लीटली एब्जॉर्ब और नॉट एट ऑल एब्जॉर्ब। लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, ए फोटोन, एक जो फोटोन होता है is either completely absorbed or not at all absorbed। ऐसा नहीं होगा कि फोटोन आया, तुमने बोला इसको तोड़ा, 50% ले लिया, आधा फोटोन, और आधा फोटोन दूसरे को दे दिया, ऐसा पॉसिबल नहीं है। फोटोन कांट बी ब्रोकन, या टू फोटॉन्स जो हैं उनके ऊपर तो चलो फोटोलिटिव में बात करेंगे हम, वैसे भी एक फोटोन कंप्लीटली एब्जॉर्ब होगा, उसको ब्रेक नहीं कर सकते हम। सर अगर हमने उसका एम्पलीट्यूड वेरी किया तो वेव का अगर एम्पलीट्यूड हमने वेरी किया तो उसकी एनर्जी बदल जाएगी, लेकिन फोटोन की अकेले की एनर्जी जो होगी वो फिर भी एक ही एब्जॉर्ब होगा किसी को। ऐसा नहीं हुआ एक दो को दे दे। हम यहाँ पे ये नहीं बोल रहे हैं उसकी एनर्जी बदल दी कि नहीं, एनर्जी बदल दी ठीक है, इसकी एनर्जी बदल जाएगी, बदल गई, लेकिन अभी भी ये, जैसे यहाँ पे कोई एब्जॉर्बर रखा है,
ये इसको एब्जॉर्ब करता है। अभी भी ये पूरा ही एब्जॉर्ब करेगा इसको, आधा एब्जॉर्ब नहीं करता ये। चाहे एम्पलीट्यूड बदलो, चाहे फ्रीक्वेंसी बदलो, चाहे तुम जो है उसका कुछ भी बदलो। ठीक है। ओके सर। नोट करो इसको। ओके, अब देखो इस पे मैं क्वेश्चन तुम्हें करा देता हूँ। क्वेश्चन पे पहला है, फाइंड द एनर्जी ऑफ वन फोटोन which has frequency 10 to power 15 hertz. बोलो। क्या फॉर्मूला लगाओगे? पैकेट ऑफ एनर्जी का फॉर्मूला क्या लगाओगे? एनर्जी का, फोटोन की एनर्जी का फॉर्मूला क्या लगाओगे? E इक्वल टू एच न्यू। यस और नो? यस सर। (6.626 into 10 to the power minus 19 joule). आगे आंसर ना। तो फॉर्मूला लगा दिया भाई हमने। E इक्वल टू एच न्यू, एनर्जी की बात करिए ना। अच्छा, इस फोटोन के स्पीड भी कितनी होगी? लाइट के स्पीड के बराबर, वो चेंज नहीं होगा। वो सब फोटॉन्स का सेम ही रहता है, जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब बताओ ई कितना है, निकालना है। न्यू, क्या इसको हम सॉल्व कर सकते हैं? 14 माइनस 5 9, 2 माइनस 1 1। जूल्स में आएगा आंसर, किस में आएगा? जूल, जूल है ये, क्या है? एसआई यूनिट किसकी, किसकी है? एनर्जी। तो अगर बाकी सामान हमने एसआई में रखा तो एनर्जी भी किसमें आएगी? एसआई में। क्वेश्चन है, फाइंड द एनर्जी ऑफ अ क्वांटम which has wavelength equal to
4800 एंगस्ट्रॉम। येलो लाइट के एक फोटोन की एनर्जी कितनी होगी? व्हाट विल बी द एनर्जी ऑफ येलो? मान लो येलो कलर का बल्ब जल रहा है और उस येलो कलर के बल्ब से हमें एनर्जी मिल गई। बोलो भाई, आंसर आया? E इक्वल टू एस सी बाई लैम्डा ही लगाना था ना, नहीं कर पाए। C की वैल्यू पुट कर दो, लैम्डा की वैल्यू पुट कर दो, -10 में ले लो, जूल्स में आंसर आएगा। इसका नया फॉर्मूला बताऊंगा लास्ट Sir. नेक्स्ट। हाँ बोलो। आंसर 4.14 into 10 raised to -19 है। ओके ठीक है, अभी मैच कर देता हूँ, रुको। ये 6.626 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 48, ये -34, ये प्लस का 8, यहाँ से माइनस का 8 जो बनेगा उसको एक बार लिख लेता हूँ, नहीं तो तुम लोग समझ नहीं पाओगे। यहाँ से इसको सॉल्व कर लो, तो जो भी वैल्यू आएगी उसको हम लोग लिखेंगे अभी यहाँ पे। और आगे वाली वैल्यूज को पहले सॉल्व कर लेते हैं। इसको माइनस का 34 प्लस का 16, ठीक है, और 6.626 इंटू 3, ये कितना हो जाता है 19.8, और 19.8 डिवाइडेड बाई 48 करके देख लो तो लगभग 0.41 आएगा। 414 भी लिख लो चलो। और ये 14 माइनस 6 कितना आएगा, माइनस का 18, 4.14 इंटू 10⁻⁻19। तो ये तुम्हारा आंसर सही है। बाकी लोग बताओ। हर्षद का भी आंसर जो है ऊपर का तो सही है, -34 कैसे हो गया, वो जोड़ दिया क्या तुमने? ये 16, अच्छा तुमने इसको नहीं लिया क्या? हाँ बच्चों बोलो। अमय, अंशिका, अनिरुद्ध, अर्जुन, तुम्हारा आंसर आया क्या? भूषण, मयूरेश, नोट करो जल्दी, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। फोटॉन्स को शॉर्ट में देखो कैसे समझते हैं। मतलब जब भी हम कोई लाइट सोर्स की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल ये लाइट सोर्स है या कोई भी ईएमआर का सोर्स है, इससे जो लाइट निकलती है, जो एनर्जी निकलती है, इससे जो एनर्जी निकलती है प्राची, ठीक है, वो पैकेट्स ऑफ एनर्जी के फॉर्म में होती है।
इन पैकेट्स की कोई एनर्जी नहीं होती है, सॉरी मास नहीं होता है, इनके अंदर सिर्फ क्या होती है, एनर्जी। इन पैकेट्स में सिर्फ क्या होती है, एनर्जी, और उस एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, h इंटू न्यू। मान लो एक फोटोन की एनर्जी h न्यू है, अगर यहाँ पे फोटोन गिने कितने 1 2 10 फोटोन, तो 10 की एनर्जी क्या होगी, 10 इंटू h न्यू। हर एक फोटोन की एनर्जी h न्यू होगी। ये न्यू क्या है, लाइट की फ्रीक्वेंसी जो यहाँ से एमिट हो रही है। सिंपल ये कहना है कि जो इलेक्ट्रॉन्स, जो भी फोटॉन्स है, वो एक एनर्जी का पैकेट है, छोटा सा पैकेट। फोटॉन का मतलब है पैकेट ऑफ एनर्जी। एनर्जी इज एमिटिंग इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स अकॉर्डिंग टू क्वांटम थ्योरी। वेव में क्या होता था, हम बोलते थे कि एक वेव निकल रही है ऐसी, लेकिन यहाँ बोला कि नहीं, एक वेव नहीं है, पैकेट्स के फॉर्म में। तो दीज आर थ्योरीज। थ्योरीज जो है वो अलग अलग हो सकती है, लेकिन उनको समझना चाहिए, ठीक है। तो ये समझ में आया तुम्हें पैकेट्स ऑफ एनर्जी अभी? यस सर। हाँ, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। इसको रिवाइज करके आना, एक बार फोटॉन फिर से पढ़ा दूंगा जिनको अभी कम समझ आ रहा है। थोड़ा तुम्हें समझना पड़ेगा कि ये न्यू टॉपिक जो है उसको रिवाइजन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो सर हम इसे समवॉट क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की तरह ले सकते हैं ना, कि मतलब इससे छोटे यूनिट में, जैसे चार्ज इलेक्ट्रॉन से छोटे यूनिट में नहीं के से मतलब कम में नहीं ट्रैवल करेगा, वैसे ही एनर्जी भी इससे छोटे यूनिट में नहीं ट्रैवल करेगी।